फिर इसके बाद हम देखते हैं कुछ डेटा माइनिंग टास्क्स। तो सबसे पहले हो गया है एनॉमली डिटेक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनयूजुअल पैटर्न्स आउटलायर्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द वेरिएशन इन डेटा। तो जैसा मैंने आपको बोला, जब भी आप डेटा के साथ डील कर रहे हो, ये आप गारंटी के साथ नहीं ले सकते हो कि डेटा में सब कुछ सही है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कुछ एनॉमलीज है तो नहीं है। अगर एनॉमलीज है तो मैं इसको कैसे ट्रीट करूं। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। तो मान लीजिए एक कोई बार है, और उस बार में जो नॉर्मल लोग जाते हैं उनकी एवरेज सैलरी कुछ $10,000 होगी, या फिर मान लेते कुछ $100,000 होगी। ठीक है, तो एक बार है और नॉर्मली जो जो भी आते हैं वहां पे उस बार में, उन लोगों की सैलरी जो है, उन लोगों की ईयरली सैलरी मान लेते हैं कुछ $100,000 होगी। बट वन फाइन डे ऐसा होता है कि जेफ बीजोस जो है वो बाहर चले जाता है। तो उस दिन जब जेफ बीजोस उस बार में आते हैं, तो जो एवरेज सैलरी है सभी की, वो एकदम बढ़ जाएगी। वो शायद से $100,000 से वो कुछ 10 मिलियन या फिर $100 मिलियन हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो है, आपका एनॉमली कौन है? एनॉमली जेफ बीजोस है, क्योंकि जेफ बीजोस की वजह से आपका एवरेज सैलरी जो है गलत हो गया है। तो आप इस पूरे, मान लीजिए कुछ 100 लोग जाते हैं, 100 लोगों के बाद जो है जेफ बीजोस आता है, तो 100 लोगों की सैलरी कुछ अलग रहेगी और जेफ बीजोस की सैलरी टोटली अलग रहेगी। बट क्योंकि जेफ बीजोस की सैलरी बहुत ही ज्यादा है, उसकी सैलरी ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगी इन जो है इन 100 डेटा पॉइंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपको ऐसे एनोमलीज को फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा इन एनोमलीज को कैसे ट्रीट करते हो आप। फिर इसके बाद हमारे पास और एक डेटा माइनिंग टास्क है जिसको हम एसोसिएशन रूल माइनिंग कहते हैं। तो एसोसिएशन रूल माइनिंग हमें कुछ जो भी डिफरेंट एंटिटीज है उनके बीच में जो भी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप्स है उनको फाइंड आउट करने में मदद करता है। और इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं बियर डायपर सिंड्रोम। तो इस बियर डायपर सिंड्रोम तो एक्चुअली बहुत साल पहले, शायद से कुछ 10 या 15 साल पहले, वॉलमार्ट ने एक रिसर्च किया था जहां पे वो अपने कस्टमर्स के स्पेंडिंग पैटर्न्स को समझना चाहते थे। तो उन्होंने जो है वो ऐसी पैटर्न्स देख रहे थे, तो उनको ये समझ में आया कि नॉर्मली जो भी सिंगल डैड्स होते हैं, वो सिंगल डैड्स अगर वॉलमार्ट जाते हैं अपने बच्चों के लिए, मान लीजिए डायपर खरीदने के लिए, वो डायपर के साथ जो है एक बियर बॉटल भी खरीदते हैं। तो ये कुछ नॉर्मली जब आप देखते हो कि अगर कोई रिलेशनशिप है, एक डायपर और बियर बॉटल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहेगा। बट यहाँ पे डेटा साइंस, जो वॉलमार्ट ने ये जो डेटा माइनिंग टास्क है एसोसिएशन रूल माइनिंग, इसको अप्लाई किया और इससे उनको पता चला कि एक्चुअली एक रिलेशनशिप है। अगर जो भी सिंगल डैड्स है वो वॉलमार्ट जाते हैं डायपर खरीदने के लिए, वो नॉर्मली बियर बॉटल भी खरीदते हैं। तो ये सब जो है, मान लीजिए आपने अगर टर्म सुना हो अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग, तो ये जो है अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग हो गया। तो उसके बाद से जो है वॉलमार्ट ने क्या किया है, उन्होंने जो है डायपर और बियर बॉटल को जो है एक ही साथ साथ रखना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि अगर कोई डायपर खरीदता है तो वो उसके साथ साथ जो है बियर बॉटल भी खरीदेगा। मान लीजिए आप भी जब भी कोई हमारे सुपरमार्केट्स में जाते हो, आप देखते होंगे कि जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स है वो शायद से ब्रेड के बगल में रखा गया हो, या फिर जो भी मान लीजिए कुछ स्टेशनरी आइटम्स हैं, तो स्टेशनरी आइटम्स अभी एक जगह रखे होते हैं। तो ये सब ऐसे रखे होते हैं क्योंकि आप अगर एक चीज खरीदते हो तो आप वो शॉप जो है ये आपसे दूसरी चीज भी खरीदवाना चाहता है। तो इस तरह से जो एक सुपरमार्केट डिजाइन किया जाता है। तो ये सब चीजें समझने के लिए भी डेटा साइंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है कुछ डेटा माइनिंग के टास्क हो गए। अभी जो डेटा साइंस लाइफ साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है वो है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग समझते हैं क्या है। तो आप जो यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है, आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? तो ये एक फिश है, और ये क्या है? ये भी एक फिश है, और ये फिर से ये एक फिश है। तो आप सोच रहे होंगे मतलब
ये इंस्ट्रक्टर कहीं पागल तो नहीं हो गया, ये इतने सारे फिश के इमेजेस क्यों दिखा रहा है। तो मेरा आपके लिए ये क्वेश्चन है कि आपको ये कैसे पता कि ये एक्चुअली एक फिश है। तो इसका आंसर ये है कि जब शायद से आप छोटे बच्चे थे, आपको अपने पेरेंट्स ने या फिर आपके किंडरगार्टन टीचर्स ने बताया होगा कि जब ये पिक्चर दिखा के या फिर रियल लाइफ में ये फिश को दिखा के आपको बताया होगा कि फिश ऐसे दिखता है। और जब आप बच्चे थे, आपके ब्रेन ने ये प्रोसेस किया, आपके ब्रेन ने ये समझा कि ये फिश ऐसा दिखता है, फिश के जो है फीचर्स ऐसे होते हैं। फिश के पास जो है 2 आंखें होती है, उसके पास एक टेल होता है, फिन्स होते हैं, गिल्स होते हैं। तो उन सभी फीचर्स को जो है आपके ब्रेन ने बचपन में रिकॉग्नाइज किया, और उसके बाद जो है जब बार बार वो रिपीट हुआ, मान लीजिए एक दिन आपने ये देखा, आपने पेरेंट ने बोला कि ये फिश है, फिर अगले दिन क्योंकि आपकी ये ब्रेन ने रिकॉग्नाइज कर लिया, अगले दिन जब आप उस चीज को देखोगे, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली पहचान जाएगा कि आप जिस चीज को देख रहे हो, जो ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, वो एक्चुअली एक फिश है। तो ऐसे जो है आपका ब्रेन काम करता है। बट तो जैसे मैंने आपको पूछा, हाउ डू यू नो ऑल ऑफ दीज आर फिश, क्योंकि आपके ब्रेन को जो है ये रीइंफोर्स किया गया है कि ये एक फिश है। बट मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि अगर मैं एक इमेज ऑफ फिश एक कंप्यूटर को फीड करूं, तो ये कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये एक्चुअली एक फिश है। तो यही पे जो है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स आ जाते हैं। तो मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है सिमिलर है जैसा आपका ब्रेन काम करता है। तो आपका ब्रेन जो है किसी चीज को देखता है, फिर वो रीइंफोर्स होता है, फिर वो समझ लेता है। इसी तरह यहाँ पे मशीन लर्निंग में ये होता है कि हम जो है बार बार शायद से कुछ थाउजेंड्स या फिर लैक्स ऑफ इमेजेस ऑफ फिश इस कंप्यूटर को या फिर इस मशीन को फीड करते रहेंगे, और ये मशीन जो है जो भी फीचर्स है इन फिश के, उन सभी को जो है रीड करेगा। तो इस चीज को जो है हम ट्रेनिंग ऑफ मशीन बोलते हैं। तो ये मशीन जो है इन सभी फीचर्स से ट्रेन कर रहा है, फिर ट्रेन करने के बाद जो है टेस्टिंग फेज आता है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो, मान लीजिए मैंने कुछ 1000 फिश दिए और वो पूरे 1000 फिश जो है अलग अलग है। फिर उसके बाद जो 1001 फिश है वो पूरा अलग फिश होगा। तो उसको जब मैं इस कंप्यूटर को फीड करूंगा या फिर इस मशीन को फीड करूंगा, क्योंकि ये टोटली नया फिश है, तो इसको हम टेस्टिंग फेज बोलते हैं। तो अगर इस टेस्टिंग फेज में अगर इस मशीन ने इसको करेक्टली क्लासिफाई कर दिया कि ये फिश है, इसका ये मतलब है कि इसका ट्रेनिंग सही है। अगर इसको मान लीजिए ये फिश के बजाय ये शायद से इसको डॉग टैग करता है, इसका मतलब ये है कि इसकी ट्रेनिंग में कमी रह गई है। और ये जो है पूरा अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग का। तो सिंपली पुट, मशीन लर्निंग में आप जो है अपने एल्गोरिदम को या फिर अपने मशीन को ट्रेन करते रहते हो रॉ डेटा के साथ, फिर ट्रेनिंग के बाद आप उसको टेस्ट डेटा देते हो ताकि ये समझ सके कि आपने मशीन ने कितना लर्न किया है। तो इसको आप एनालॉगस समझ सकते हो कि रियल लाइफ में क्या हो रहा है। रियल लाइफ में मान लीजिए आपका कोई अगर एग्जाम है, तो एग्जाम से पहले आप जो है स्टडी करते हो, आप खुद को ट्रेन करते हो। तो मान लीजिए कुछ 10 चैप्टर है, आपको जो है उन 10 चैप्टर्स को जो है स्टडी करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। फिर लर्न करने के बाद उस एग्जाम में जो है कुछ रैंडम क्वेश्चंस आएंगे, और आपने अगर सही से जो है ट्रेन किया है अपने माइंड को, आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकोगे एग्जाम में। तो यही चीज इंप्लीमेंट किया जाता है मशीन लर्निंग में। तो हमने ये तो जान लिया कि मशीन लर्निंग आखिर है क्या। तो अभी हम मशीन लर्निंग के कुछ सब कैटेगरीज को देखते हैं। तो मशीन लर्निंग के 2 मेन सब कैटेगरीज है। एक हो गया है सुपरवाइज्ड लर्निंग, दूसरा हो गया है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में जो है, तो एक हो गया है सुपरवाइज्ड लर्निंग, दूसरा हो गया है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो हम सुपरवाइज्ड लर्निंग के साथ स्टार्ट करेंगे। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास एक इनपुट वेरिएबल होता है और एक आउटपुट वेरिएबल होता है, और हम इस इनपुट वेरिएबल को x के साथ डिनोट करेंगे और आउटपुट वेरिएबल को जो है y के साथ डिनोट करेंगे। और इस आउटपुट वेरिएबल को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और इस इनपुट वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। और यहाँ पे
इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्चुअली इस पे डिपेंडेंट है। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे हम ये समझना चाह रहे कि अगर x जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो y उसके साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, और हम ये जानना चाह रहे कि y कैसे चेंज होगा x के साथ। तो ये हो गया है सुपरवाइज्ड लर्निंग। और इस सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर फिर से दो कैटेगरीज आती है, एक हो गया है रिग्रेशन, दूसरा हो गया है क्लासिफिकेशन। और हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन से। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेडिक्टिंग द क्लास ऑफ अ न्यू वेरिएबल। तो यहाँ पे एक क्लासिक एग्जांपल है। तो फिर से क्योंकि क्लासिफिकेशन एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है, आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है कि ये बंदा स्मोक करता है कि नहीं करता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल ये है कि क्या ये कैंसर पेशेंट है कि नहीं है। तो मतलब हम ये जानना चाह रहे कि क्या ये बंदे को कैंसर है जब ये स्मोक करता है या फिर नहीं करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इफ द पर्सन स्मोक्स और नॉट, we are trying to find out if this person has cancer or not। तो इसलिए ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है स्मोकिंग, और ये जो है कैंसर है ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है कैंसर यस और नो का। तो वो क्लासिफिकेशन हो गया है। इसके बाद हमारे पास आता है रिग्रेशन। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, दिस मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज। और रिग्रेशन का एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है जो है लीनियर रिग्रेशन। और लीनियर रिग्रेशन फिर से क्योंकि एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है, यहाँ पे जो है आपके पास फिर से एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल न्यूमेरिकल है इन नेचर। तो यहाँ पे आपको जो y है, y जो है आपका न्यूमेरिक है। और इसका मैं फिर से आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो मान लीजिए कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उनके हमारे पास CGPA वैल्यूज है और इनके GRE स्कोर्स भी है। तो ये जो CGPA है वो हो गया है x एक्सिस पे, और उनका जो है GRE स्कोर है वो हो गया है y एक्सिस पे। तो ये दोनों सेट हो गए। तो यहाँ पे रिग्रेशन हमें ऐसे हेल्प करता है। तो अगर हम बस ये ग्राफ देखें तो ये ग्राफ से तो हमें ये पता चलता है कि अगर इस स्टूडेंट का CGPA ज्यादा है तो इस स्टूडेंट का GRE स्कोर भी ज्यादा होगा। बट अगर मान लीजिए मैं क्वेश्चन को बदल देता हूँ, मान लीजिए अगर मैं आपको बोलता हूँ कि स्टूडेंट का CGPA कुछ 8.3 है तो इसका GRE स्कोर क्या रहेगा, तो वो आपको कैसे पता चलेगा। तो मान लीजिए मैंने बोला इस स्टूडेंट का CGPA कुछ 8.3 है, तो यहां से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा ऐसे, फिर यहां से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा ऐसे। तो करेस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू ऑफ 8.3 मुझे एक GRE का स्कोर मिलेगा जो कि होगा कुछ 312 या 313। तो इस तरह से जो है मैं रिग्रेशन एल्गोरिथम्स अप्लाई कर सकता हूं। तो ये हो गया है आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग के दो टेक्निक। फिर उसके बाद आता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो है पूरी तरह अलग है, इसलिए उसका नाम भी अलग है। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आपके पास जो है ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा ऐसे अलग अलग नहीं होता है, और जो भी डेटा है रॉ डेटा है, उस रॉ डेटा के कोई भी क्लासेस प्रेजेंट नहीं होंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यू विल हैव इनपुट डेटा विथ नो क्लास लेबल्स। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो आपके पास ये कुछ रैंडम इमेजेस है ऑफ कार्स एंड साइकिल्स, और कोई भी लेबल नहीं है। मतलब ये जो कार है इसके नीचे नहीं लिखा है कि ये कार है, ये जो साइकिल है इसके नीचे नहीं लिखा है कि ये एक साइकिल है। तो ये पूरा रैंडम डेटा है विथ नो क्लास लेबल्स, और इसके ऊपर मैं एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, और ये जो है एक क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है। तो क्लस्टरिंग एल्गोरिथम एक टाइप का अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है जो कि मैं इस डेटा पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, और इंप्लीमेंट करने के बाद जो है ये मुझे 2 क्लस्टर्स देगा। और आप अगर इस फर्स्ट क्लस्टर को देखो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये डेटा काफी सिमिलर है, और इन सभी में जो है सिर्फ कार्स प्रेजेंट है,
और सिमिलरली आपके पास ये जो सेकंड क्लस्टर है, सेकंड क्लस्टर में भी जो है सभी बाइसिकल्स प्रेजेंट है और ये सभी बाइसिकल्स भी जो है काफी सिमिलर है। तो यहाँ पे ये अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम भले ही क्लास लेबल्स ना हो, इनको दो क्लस्टर्स में जो है अच्छे से इसने डिवाइड कर लिया। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट क्लस्टर में बस कार्स ही है, सेकंड क्लस्टर में बस जो है बाइसिकल्स ही है। तो ये इस अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम ने कैसे किया? तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम जो है आपका जो भी डेटा है उसका अंडरलाइंग स्ट्रक्चर जानता है, और इसको जानने में ये क्लस्टरिंग एल्गोरिदम जो है दो चीजें देखता है। फर्स्ट होता है इंटर क्लस्टर डिसिमिलैरिटी, दूसरा होता है इंट्रा क्लस्टर सिमिलैरिटी। जब मैं बोलता हूं इंट्रा क्लस्टर सिमिलैरिटी मतलब इस क्लस्टर के अंदर जो भी डेटा पॉइंट्स है वो काफी सिमिलर है एक दूसरे से। तो ये जो तीन कार्स है वो जो है काफी सिमिलर है। उसी तरह जब मैं सेकंड क्लस्टर को देखता हूं, यहाँ पे भी जो है हाई इंट्रा क्लस्टर सिमिलैरिटी रहेगी और ये जो तीन बाइसिकल है ये काफी जो है सिमिलर रहेंगे। बट जब मैं इस क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 को कंपेयर करूंगा, ये काफी ज्यादा जो है डिसिमिलर रहेंगे। ये जो डेटा पॉइंट्स क्लस्टर 1 में है वो काफी डिसिमिलर रहेंगे डेटा पॉइंट्स इन क्लस्टर 2।